रणदीपुडा अरे त्याचा पिक्चर बघितला आता आठवलं. हो आलाय मग मी खुश. अरे बापरे. केवढं हां आधी नाही. मास्टर दीननाथ स्मृती प्रतिष्ठान, हृदय शार्ट आणि मंगेशकर कुटुंबीय यांच्यातर्फे मी आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करतो. आज ज्यांनी पारितोषिक विजेते आहेत, सगळे दिग्गज आहेत, तर सगळ्यांची नावं घेत नाही मी. आपल्याला माहिती आहे आपण कोण आहेत, ते सगळे मोठे लोक आहेत. त्या सगळ्यांचे मी मनपूर्वक आभार मानतो की त्यांनी आमचं आमंत्रण स्वीकारलं आणि ते पारितोषिक इथं घ्यायला आलेत. मी त्याचा मनपूर्वक आभार मानतो. इथं मराठी लोक बरेचसे असतील अशी मी आशा करतो. तर एक अतिशय महत्त्वाची गोष्ट सांगणं आवश्यक आहे. ती गोष्ट अशी आहे की 1942 साली मास्टर दीननाथ म्हणजे माझे वडील यांचा मृत्यू झाला. त्यावेळेला मी फक्त 4.5-5 वर्षाचा पोरगा आहे आणि दिदी म्हणजे भारतरत्न लता मंगेशकर ही फक्त 12 वर्षाची आहे. तुम्ही विचार करा की एका 12 वर्षाच्या मुलीच्या अंगावरती संपूर्ण कुटुंबाची जबाबदारी पडली. कारण मीनाताई लहान, आशा भोसले, आशाताई लहान, उषाताई लहान, मी लहान, सगळ्या कुटुंबाची जबाबदारी तिच्यावरती पडली. तिने ती सांभाळली आणि वर्ष 13 जेव्हा तिचं झालं, म्हणजे दुसऱ्या वर्षी तिला आईनी म्हणजे माझ्या आईनी तिला आग्रह केला की मास्टर दीननाथ मंगेशकर यांची पुण्यतिथी झालीच पाहिजे, तू पुण्यतिथी कर. अशी अवस्था होती की आज स्वयंपाक आहे, उद्या स्वयंपाक नाही, आज जेवण आहे, उद्या जेवण नाही, अशी अवस्था असताना आईने अशी मागणी केली की पुण्यतिथी झालीच पाहिजे. आणि लता मंगेशकर म्हणजे दिदीनी त्या अवस्थेत पुण्यतिथी केली बाबांची साजरी 1943 साली. टाळ्याची जागा आहे मला वाटते. हिंदी में बात करता हूँ. दीदी ने सिर्फ वो 13 साल की थी और माँ ने उसको कहा कि पुण्यतिथि होनी चाहिए. तो दीदी ने सिर्फ उम्र के 13 साल में केसर भाई केरकर उनका नाम था, उनको बुलाया घर पे
वो हमारे पिताजी की शागिर्द थी। उनको कहा कि आप गाइए। एक अच्छा हॉल लिया, अच्छे लोगों को बुलाया, किसी ने पेमेंट ली नहीं लिया, और 1943 में पहली पुण्यतिथि हो गई। उसके बाद 40 साल तक दीदी पुण्यतिथि करती रही। दीदी मतलब लता मंगेशकर। उसके बाद उसने मुझे कहा कि हृदयनाथ, ये जिम्मेवारी तुम लो। तो 10-12 साल मैंने भी पुण्यतिथि बनाई। उसके बाद हम लोगों ने सबने एक तय किया कि एक आदमी या एक कुंबा पुण्यतिथि को बार बार इतने साल तक नहीं कर सकता, इसलिए अपने एक प्रतिष्ठान मतलब ट्रस्ट किया, पब्लिक ट्रस्ट रहिए। उसका नाम है मास्टर दीनानाथ स्मृति प्रतिष्ठान, और उसके माध्यम से हम लोग गए 30 साल से ये पुण्यतिथि बना रहे हैं। मुझे बहुत बड़ा आनंद है ये बात कहने के लिए कि अमिताभ बच्चन जी हमारे यहाँ 3 बार आ चुके हैं, बराबर। ये उनकी मेहरबानी है ट्रस्ट के ऊपर, मंगेशकर के ऊपर, कि हम उनको बुलाते हैं, वो आते हैं। गए साल उनको बुलाया था मगर वो बहुत बीमार थे, उनको भी एक्सीडेंट हुआ था, मैं भी हॉस्पिटल में था, इसलिए हम दोनों आए नहीं उस पुण्यतिथि में। मैं इस साल हम दोनों ठीक है, वो आए हैं, उनके बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। इसके बाद मैं इस पुण्यतिथि के सारे आगे के जो प्रोग्राम हैं वो प्रसिद्ध हरीश भिमाणी इनके हाथ में सौंपता हूँ। हरीश भिमाणी। अच्छा, और हरीश जी ने मुझे कहा कि आज की अध्यक्ष थी आशा भोसले, मेरी बहन है बड़ी, हम आशा थे कहते उसको, मगर उसकी तबीयत ठीक नहीं। उसने कहा कि आज मैं नहीं आती हूँ, तो मैंने कहा उषाती है तो वो आज की तुम्हारी जिम्मेवारी वो संभाल लेगी, तो उसके लिए मैं अपेक्षा मांगता हूँ। हरीश जी बात करेंगे। नमस्कार। तसं मी पण मराठी बोलू शकतो, पण एवढं सुरेख नाही, कारण मराठी माझी मातृभाषा नाही, माझी सासूबाई भाषा है। देवी और सज्जनों, अनुष्ठान की तरह मैं हर काम करता हूँ। मेरा स्वभाव है पहले प्रणाम करता हूँ। क्या आज का ये कार्यक्रम केवल मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार वितरण समारोह ही है? ये पावन संध्या विभिन्न क्षेत्रों में कलाकारों के समर्पण का सम्मान करने की है, एक प्रकार से प्रतिभा की आरती का अनुष्ठान है। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर ज़्यादा मशहूर थे गायक अभिनेता के तौर पर, लेकिन वे लेखक थे, निर्माता थे, निर्देशक थे, और समाज सेवा का जज्बा उनमें। 3 स्तंभ हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, द एग्जीक्यूटिव, द जुडिशरी एंड द लेजिस्लेचर। फिर बदलते वक्त के साथ इसमें मीडिया जोड़ा गया, लेकिन मेरा ये विचार है कि सभ्य समाज को चाहिए, सिविल सोसाइटी को चाहिए कि इसमें 5वां आयाम जोड़ा जाए, और वो हो प्रामाणिक समाज सेवा। बिकॉज एजुकेशन, which is part of this awardees social service, education हमारी दिशा तय करता है। लेकिन अगर आप दिव्यांग हैं तो वो दिशा ही नहीं, वो आपका दीप स्तंभ होता है। और यही पहले पुरस्कार विजेता का नाम है,
दीप स्तंभ फाउंडेशन मनोबल, जो कि देश की पहली ऐसी संस्था है जो हर प्रकार के दिव्यांगों को निःशुल्क ही नहीं, निवासी प्रशिक्षण प्रदान करती है। देवी और सज्जनों, पुणे और जलगांव में कार्यरत इस संस्थान के देव पुरुष सम संस्थापक हैं श्री यजुर्वेंद्र महाजन, जो अब स्वीकार करेंगे इस वर्ष का आनंदमयी पुरस्कार, जो कि आशा भोसले पुरस्कृत है। देवी और सज्जनों, जो समाज साहित्य का सम्मान करता है वो अपने देश की संस्कारिता की सूची में शीर्ष स्थान पर विराजता है। साहित्य का सृजन कई स्तर पर होता है, कई विधाओं में होता है, और ये कहना शायद अतिशयोक्ति न होगी कि आज साहित्य में हमें फिर से भक्ति काल की कुछ कुछ छाया का आभास होने लगा है। हो सकता है कि समाज में धर्म के प्रति जो आस्था उजागर हो रही है उसका ये परिणाम हो। इस वर्ष का वाक विलासिनी पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं श्रीमती मंजरी मधुकर फड़के। कई पुरस्कारों से विभूषित मंजरी जी ने मुख्यतया अपना लेखन कार्य भक्त कवियों, ऐतिहासिक चरित्रों, क्रांतिकारियों तथा राष्ट्रभक्तों को समर्पित किया है। इनमें विशेष है श्रीमद् भगवत गीता पर टिप्पणी एवं श्री राम पर लिखी पुस्तकें। Ladies and gentlemen, I'd like to recognize the August
presence of Srimati Meenatai Khadikar amongst us in the audience. हमारे बीच में मीनाताई खड़ीकर उपस्थित हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. चरण स्पर्श. हमारे बीच में मंजरी जी अपना मनोगत संक्षेप में व्यक्त करेंगी. मंगेशकर परिवार है, जैसे हृदयनाथ जी ने अभी बोला, माता पिता से ही संस्कार मिलते हैं. जब भगवत गीता का अध्ययन और अध्यापन शुरू किया तो भगवत गीता में हमारा जीवन आधार जो पंचसूत्री छिपी है उसका पता चल गया. वो पंचसूत्री है, जीवन शुरू होता है संकल्प से. तो पहला सूत्र संकल्प है. संकल्प के बाद संकल्प अगर दृढ़ता से निभाना है तो उस पर संस्कार करने चाहिए. तो दूसरा सूत्र है संस्कार. कैसे करें ये गीता में लिखा है. फिर संस्कार होने पर तीसरा सूत्र है संस्कारित व्यक्ति समाज में कैसे बर्ताव करती है इसका पता चलना चाहिए ताकि कसौटी लग जाए. तो तीसरा सूत्र है समन्वय. तो वो भी भगवत गीता में ही अच्छे तरह से विस्तार से एक्सप्लेन किया है. फिर आगे चलकर समाज में अगर कसौटी पर खरे उतरे तो सिद्धि अपने आप आ जाती है. सिद्धि ना मिलती है तो भी अनुभव संपन्नता प्राप्त होती है. ये भी भगवत गीता में ही लिखा है. और सिद्धि प्राप्त होने पर या असिद्धि प्राप्त होने पर दोनों अगर हम समर्पित कर सकें तो जीवन अमूल्य बन जाता है. जैसे मंगेशकर परिवार का हुआ है, जैसे अमिताभ जी का हुआ है. कसौटी के प्रसंग आने के बाद ही व्यक्ति सिद्धि समर्पित यहाँ तक पहुँच सकती है. तो वही मैंने भगवत गीता से सीख ली है और उस पर आधारित मराठी में किताब अभी रामनवमी के दिन ही प्रकाशित की हुई है. श्री गुरुकुलम न्यास ये हमारी संस्था है और ये संस्था भगवत गीता का प्रचार प्रसार निःशुल्क पद्धति से और निरलस सेवा से 40 से ज़्यादा शिक्षकों के साथ हम ये काम जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स रिमोट एरिया कहलाते हैं वहाँ करते हैं. और अभी जो किताब मैंने इन सबको दी है वो अमृताचा घनु ऐसा नाम है उसका. जब से लता दीदी का गाना हम सुनते आए हैं अमृताचा घनु, तो यही नाम बस इस किताब के लिए अच्छा लगा और जचा. तो अमृताचा घनु नाम देकर ये किताब प्रसारित की हुई है. अभी थोड़े दिनों बाद ये हिंदी में, इंग्लिश में, और हमारी एक छात्रा है श्री गुरुकुलम न्यास की, वो जर्मन में भी इसका ट्रांसलेशन करने वाली है. और तो और पालघर डिस्ट्रिक्ट में विरार में हमारा काम चलता है. तो वहाँ एक 80 साल की बावकर ताई ही बोलते हैं हम. तो बावकर ताई ने ब्रेल लिपि में भी इसका ट्रांसलेशन शुरू कर दिया है ताकि उन लोगों तक भी ये किताब, ये गीता का संदेश पहुंचा सके. बस मुझे आपसे यही बताना था. आज हृदयनाथ जी ने परमिशन दे दी इसलिए मैं बता सकी. आप सबका धन्यवाद. मंगेशकर परिवार प्रति कृतज्ञता. धन्यवाद. धन्यवाद मंजरी जी. हमारे बीच में एक गायक हैं जिन्हें सुनते हुए भी मानते हुए भी हम थोड़ा कम जानते हैं, जिन्होंने ध्रुपद धमार के संस्कार पाए तो तबला से गुजर चले, नक्शे मौसीकी छोड़ चले. वो जहाँ जहाँ से गुजर चले नक्शे मौसीकी छोड़ चले. पूछे न उम्र इनकी, घटती है हर रोज़ नौ को,
और फितरत का हाल ये कि हर खास व आम इनके साथ। खूबसूरती का तो ये आलम के बगैर संगीत भी इनको ख्याति मिल ही जाती। तो देवी और सज्जनों, प्रदीर्घ संगीत सेवा के लिए मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड श्री रूप कुमार। मेरा इनसे सुझाव है कि जब कभी वो ऑटोग्राफ अंग्रेजी में करें तो ज़्यादा समझ में आए, इसलिए मिस्टर हैंडसम लिख सकते हैं, क्योंकि वो रूप कुमार का अच्छा ट्रांसलेशन है। आप ये हर कलाकार के लिए इससे बड़ा और कोई सपना हो नहीं सकता। मैं पूरे मंगेशकर परिवार का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर से हृदयनाथ मंगेशकर जी का, थैंक यू, आई का, भारती बहन हमारे पास सामने बैठी हैं, उषा ताई, मीना ताई, आशा ताई, समस्त परिवार का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नाटक गालिब को निर्माता मल्हार वज्रेश्वरी, लेखक दिग्दर्शक चिन्मय मांडलेकर। ये नाटक देखकर कुछ जानकार लोग गालिब की ही पंक्तियां कहते हैं कि गालिब बुरा न मान जो वाइज बुरा कहे, ऐसा भी कोई है कि सब अच्छा कहें जिसे? तो जवाब है जी हाँ, है नाटक गालिब। सभागार में काफ़ी प्रबुद्ध, काफ़ी उम्र में, कर्तृत्व में बड़े लोग बैठे हैं, उन सभी को प्रणाम। नाटक के लिए पुरस्कार मिलना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि पूरे टीम की है। हमारे निर्माता, मतलब हमारे कई निर्माताओं में से एक दिलीप यादव भी यहाँ बैठे हैं, उनका भी मैं तहे दिल से आभारी हूँ। बस एक ही कहूँगा, किसी भी भारत में जन्मे किसी भी बच्चे के डीएनए में, और ख़ास तौर से महाराष्ट्र में जन्मे किसी भी बच्चे के डीएनए में 3 नाम होते हैं। एक होता है मंगेशकर, एक होता है बच्चन, और चूंकि मैं महाराष्ट्र से हूँ, तीसरा नाम होता है सराफ। शिव कल्याण राजा जब समझ में भी नहीं आता था तब से कान में पड़ा। जब होश संभाला तो जो पहली फिल्म देखी वो नमक हलाल थी, और अशी ही बनवा बनवी कम से कम 100 बार तो हम सभी देख चुके हैं। यहीं से प्रेरणा लेकर आज यहाँ तक का सफ़र तय हुआ है। अगर कोई पूछता है कि तुम इस क्षेत्र में क्यों आए हो, तो कहीं ना कहीं इसके उत्तर में यही डीएनए में छिपे 3 नाम हैं, मंगेशकर, बच्चन और सराफ। धन्यवाद।
इतनी सफलता और इतनी विनम्रता साथ साथ बहुत कम देखने को मिलती है। देवी और सज्जनों, हम एक पत्रकारिता संस्थान को जानते हैं जो अपने काम से शायद कबीरदास जी का ये दोहा सिद्ध कर रहे हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। Keep your critic close to you because he is your greatest well-wisher. किसी भी जनतंत्र में सारा खेल पक्ष प्रतिपक्ष का होता है। प्रतिपक्ष जितना सशक्त, शासक पक्ष उतना ही सतर्क। लेकिन हम किस प्रतिपक्ष की बात कर रहे हैं? हम किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी राजनीतिक पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं। तो कौन सा प्रतिपक्ष? जनता को बहकाने वाले, बुलावे में डालने वाले विचारों का प्रतिपक्ष, श्री भाऊ तोरसेकर जी का प्रतिपक्ष। उनके शब्द, उनका स्वर, उनका लहजा निर्भीक और बेबाक होता है, क्योंकि उनका लक्ष्य है सत्य को उजागर करना। अब अगर किसी को ये बताना पड़े कि भाऊ तोरसेकर जी कौन हैं, तो उन्हें ये भी बताना पड़ेगा कि यूट्यूब क्या है। एक ही वाक्य में यूट्यूब पर अपने मौलिक विचारों के वक्ता श्री गणेश वसंत तोरसेकर, प्रखर पत्रकार और इस वर्ष के मास्टर दीनानाथ मंगेशकर प्रदीर्घ पत्रकारिता पुरस्कार विजेता। चार साल से यहीं से शुरू होता हो और आपण बघतात प्रतिपक्ष। लेकिन आज मैं एक चांस मिला है, अमित जी यहाँ हैं तो उनके लिए आया हो, ऐसा मैं प्रामाणिकपणे बोलता हूँ। क्योंकि सामना से पहले शिवसेना का मुखपत्र हुआ करता था मार्मिक। मैं 4 साल मार्मिक का कार्यकारी संपादक रहा, तो बाला साहब से इंटरेक्शन होती थी। वही किस्सा बता के रुक जाऊंगा कि अमित जी वो बार बार जाते थे उनके यहाँ, बहुत सारे लोग उनके पैर छूते थे। आज भी यहाँ आप रोक रहे हो, तो मैंने उनके पैर कभी नहीं छुए थे। लेकिन एक दिन ऐसा था कि मैंने उनके पैर छुए, तो उनके दिमाग में था ये कभी पैर छूता नहीं। तो बोले आज क्या हो गया? मैंने कहा आप मेरे से 22 साल बड़े हैं, मेरे पिताजी जिंदा नहीं है और आज मेरा जन्मदिन है। तो उठकर खड़े हो गए, बोले फिर से पैर छूना, मुझे आशीर्वाद देना है। और आपको मालूम है वो कार्टूनिस्ट थे, व्यंग ठीक ढंग से पकड़ते थे। तो उस दिन कम से कम 25-30 मिनट वो पैर छूने के ही किस्से मुझे बताते रहे। और बताते बताते एक किस्सा ऐसा बताया उन्होंने कि जो आज आपको सुनाना है। बोले भाऊ, एक इंसान पैर छूता है तो बहुत गुस्सा आता है। मैंने बोला गुस्सा आने की क्या बात है? बोले नहीं, वो पैर छूने के लिए झुक जाता है तो भी हमसे ऊंचा होता है। तो मुझे इतना दिमाग में आया नहीं था, तो मैंने बोला कौन? बोले अमिताभ बच्चन। तो मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन वो बोले अरे वो झुकता है तो भी ऊंचा होता है, बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो झुकने से बताया था तू नाटा है। ये उनका एक तरीका था। लेकिन जाते जाते एक छोटी सी बात बता दूंगा। यूट्यूबर करके आपने मेरा सम्मान किया। मैं 50 साल से 54 साल से
पत्रकार हूँ। फिल्मों में हमने बहुत कॉलेज के समय में एक गाना सुना था, तुमको हमारी उम्र लग जाए। ये गाना सुना था, ये शब्द सुने थे, लेकिन कभी समझ नहीं पाए कि उम्र दूसरे की कैसे लग सकती है। लेकिन ये जो YouTube की वो सब टेक्नोलॉजी है, उसमें वो सब इंफॉर्मेशन जो देते हैं आपका YouTube कैसे चल रहा है। तो अचानक 4 साल होने के बाद मैं वो सब देख रहा था, तो 6 करोड़ से ज़्यादा आवर्स मुझे लोगों ने सुना है। तो 6 करोड़ से ज़्यादा घंटे उन्होंने मुझे दिए। और मैं मानता हूँ कि अमिताभ जी हो, मुकेश अंबानी हो, मोदी जी हो, हम एक लेवल पर समान होते कि दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर कोई अपने 24 घंटों में से आधा घंटा, 40 मिनट, 50 मिनट हमें देता है, तो सबसे बड़ी कीमत देता है। जब मैंने वो देखा और मैंने उसका मैथमेटिक्स देखा, तो 6 करोड़ का मतलब उसको डिवाइड करो बाय 24, उसको डिवाइड करो बाय 365, उसको डिवाइड करो 76 मेरी उम्र है। तो मेरी समझ में आया कि पिछले 4 साल में मैं 90 से ज़्यादा लाइफ जिया हूँ, उनकी उम्र मुझे मिल गई। गाना तो सुना था, लेकिन यहाँ इतने दिग्गज बैठे हैं कि हमने 90 ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ, यहाँ तो 9,000, 90,000 इनके लिए घंटे मिले हैं। ये 90,000 शायद 9 लाख जिए अब ज़िंदगी जिए हो, हम तो बिल्कुल छोटे हैं। लेकिन ये देखना ज़रूरी है कि लोगों ने हमें क्या दिया, तो अपने ज़िंदगी की सबसे अहम चीज़ हमको दे दी। बस दोस्तों, इतना ही बताना था। नमस्कार। भाव तोरसेकर जी ने शुरुआत में भाव तोरसेकर ऐसे कहा जैसे अमिताभ बच्चन कहते हैं केबीसी में। मैं केबीसी से अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। किसी दिन मुझे वो फ़ोन आया तो मैं कहूँगा कि हाँ, ये नाम कुछ सुना हुआ सा लगता है। लेवी और सज्जनों, क्या अल्लाह का फजल है कि अल्लाह रखा रहमान आ चुके हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, AR रहमान। आश्चर्य ये नहीं कि इन्हें एक और पुरस्कार मिल रहा है। आश्चर्य तो तब होता जो पद्मिनी कोल्हापुरे को बचपन से लेकर आज तक कई पुरस्कारों से नवाजा न गया होता। पर इसमें इनका कसूर नहीं है। जब प्रतिभा घुली हुई हो लहू में और इनहेरिटेड जीन्स में जाकर मिले खुद की टैलेंट, तो फिर चित्र विश्व को मिलता है एक अद्वितीय कलाकार। 75 से अधिक फिल्में, 3 फिल्मफेयर पुरस्कार और आज मास्टर दीनानाथ मंगेशकर प्रदीर्घ चित्रपट सेवा पुरस्कार। देवी सज्जनों, अपने परिवार यानी कि कोल्हापुरे, अभिषेकी, मंगेशकर और अपनी विरासत को गर्व दिलाती राजसी अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे। आपके संबोधन से पूर्व AR रहमान जी का फूलों से स्वागत करें। पद्मिनी जी।
नमस्कार। मंच पर उपस्थित सभी को मैं नमन करना चाहती हूँ. तुम्हा सर्वांना माझा नमस्कार. समजत नाही मराठीत बोलू का हिंदीत बोलू, पण हिंदीतच बोलेन. मैं आज जो कुछ भी हूँ उसका श्रेय मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगी, क्योंकि जसं तुम्ही म्हणालात की आईवडिलांचा आशीर्वाद असला कि इंसान आसमान भी छू सकता है, तो मेरे साथ ऑलमोस्ट वही हुआ. और मंगेशकर परिवार की एक श्रीमती आशा भोसले, आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी बदौलत हूँ. वो मुझे इस इंडस्ट्री में लेकर आई. और एक और बात मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि 10 साल पहले मेरे पिताजी पंडित पंढरीनाथ कोल्हापुरे को भी दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से नवाजा गया, उनके गायन के योगदान से की वजह से. तो आज मेरे लिए ये पुरस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरे पिताजी को भी मिला, इस साल मुझे मिल रहा है, और ये मेरे परिवार का पुरस्कार है. तो मी खूपच विनम्रतेने हा पुरस्कार स्वीकारते. तुम्हा सर्वांचा खूप खूप धन्यवाद. आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके आशीर्वाद और प्यार की वजह से हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद, खूप खूप धन्यवाद. हृदयनाथ काका, तुम्ही आज मला हा पुरस्कार दिल्याबद्दल. भारती मामी, मीना आत्या, आशा आत्या, उषा आत्या, खूप खूप धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. It seems like a cliche to say, ये कहना कुछ घिसी पिटी सी बात लगती है कि कला में चाहे किसी विधा में हो, रुलाना तो आसान है, हंसाना बड़ा मुश्किल है. पर ये विशेषकर सच है फिल्म में, टीवी में, नाटकों में, क्योंकि उसमें स्क्रिप्ट पहले से लिखी है, वो रिहर्स की हुई है, और फिर भी अपना वो कॉमिक टाइमिंग रखना ये बहुत ही मुश्किल काम होता है. एक सक्षम अभिनेता ने मराठी और हिंदी फिल्मों, टीवी और रंगमंच पर अपने असाधारण काम से इतनी ख्याति प्राप्त की है कि वो हमें परिवार के सदस्य लगते हैं, और देश भर में फैले न जाने कितने लाख परिवारों के. अच्छा, कुछ पीएल देशपांडे की तरह अतुल परचुरे जी की एक मीठी सी शिकायत है कि हम कोई गंभीर बात करने जाते हैं उससे पहले लोग हंसते हैं. वैसे कभी कभी जब कोई ह्यूमरस एक्ट या हम कॉमेडी एक्टर को देखते हैं तो बरबस ही चार्ली चैपलिन की कई बात याद आ जाती है कि हर हंसी के पीछे कुछ न कुछ दर्द छिपा होता है. लेकिन अतुल जी ने अभी एक बड़े दर्द का सामना किया है. कैंसर के साथ लड़ाई की है और वो जीती है. अब वो कह रहे हैं कि बातचीत में उल्टा हो रहा है. अब लोग उनके साथ गंभीरता से पेश आते हैं, जबकि अतुल जी इस कर्क युद्ध के बारे में खुलकर बात करते हैं. मास्टर दीनानाथ पुरस्कार फिल्म, टीवी, रंगमंच अभिनेता श्री अतुल परचुरे को. व्यासपीठावर बसलेले एकापेक्षा एक दिग्गज
आणि आपण सर्व रसिक प्रेक्षक. मास्टर दीनानाथ स्मृती प्रतिष्ठानचा मी खरोखरच आभारी आहे, कारण तुम्हाला पारितोषिक मिळणं महत्त्वाचं असतंच, पण ते केव्हा मिळतं हे जास्त महत्त्वाचं असतं. आणि मी मंगेशकर कुटुंबाचा अत्यंत आभारी आहे. मी एक तर त्यांचा फॅन आहे वगैरे, आपण असे खोटे शब्द नको वापरूया, कारण लहानपणापासून जे काय संगीत ऐकलं ते फक्त त्यांचंच ऐकलं. म्हणजे सगळ्यात जास्त संगीत जे ऐकलं ते त्यांचंच ऐकलं. आणि मी जेव्हा दुर्धर आजाराचा सामना करत होतो तेव्हाही मला कोणी विचारलं असतं की तुम्हाला जगायचं आहे कशासाठी, तर अनेक गोष्टी आहेत, पण त्यातलं एक कारण माझ्याकडे नक्कीच होतं की मला मंगेशकर कुटुंबाचं संगीत ऐकण्यासाठी जगायचं आहे. कारण मला आजारातून बाहेर काढण्यात त्या संगीताचा खूप 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 मोठा सहभाग आहे. मी पंडितजी आपले खरंच खरंच आभार मानतो. आणि एकच गोष्ट बोलतो जाण्याच्या आधी की जेव्हा मास्टर दीनानाथ रंगभूमीवर चमत्कार घडवत होते त्याच वेळेला बालगंधर्वांच्या साथीनं माझे सख्खे पणजोबा गद्यनट म्हणून रंगभूमीवर आपला मोठा ठसा उमटवत होते. आणि महाराष्ट्रात काय भारतभर त्यांचं नाव होत होतं. आज एखादी चांगली गोष्ट हातून घडते, एखादं चांगली कलाकृती घडते, एखादा चांगला रोल घडतो आणि समाधानाने डोळे मिटतो, तेव्हा पटकन डोळ्यासमोर काहीतरी झरळून जातं आणि नंतर लक्षात येतं जरा तो मूळचाची खरा, तिकडनंच हे आलेलं आहे. आणि तिकडनं जे आलेलं आहे ते काय म्हणजे मूठभर आलं असेल, जे आलं असेल, पण ते अख्खं आयुष्यभर पुरलं आहे. माझ्या सख्ख्या पणजोबांना मी हा पुरस्कार समर्पित करतो, ज्यांचं नाव आहे नटवरे गणपतराव पुढस. धन्यवाद. रणदीप हुड्डा नामक अभिनेता ने अगर फिल्म मैं और चार्ल्स और सरबजीत के बाद कुछ भी ना किया होता तो भी आप जैसे प्रबुद्ध प्रेक्षक उन्हें उतना ही सराहते. आज की ट्रेंडिंग फिल्म वीर सावरकर यानी रणदीप हुड्डा, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर. ये कहा जा सकता है कि ये फिल्म उनके विशाल कार्य की एक परिणति है, कल्मिनेशन ऑफ हिज वास्ट बॉडी ऑफ वर्क. इस बॉडी ऑफ वर्क से याद आया, रणदीप हुड्डा को कुछ समय पहले IMDb ने एक लिस्ट में रखा था 20 sexiest men of the world. But the writer in him quipped that I don't want to be known by my body, I want to be known by my body of work. देवी और सज्जनों, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर विशेष पुरस्कार, शायद इसे कहा जा सकता था साहस और राष्ट्र प्रेम पुरस्कार. अभिनेता, लेखक, निर्माता, निर्देशक श्री रणदीप हुड्डा. हुड्डा और फिल्म सावरकर का संदर्भ और पुख्ता होता है जब हम ये जानें कि दीनानाथ जी का एक प्रसिद्ध नाटक संन्यस्त खड्ग वीर सावरकर द्वारा लिखा गया था. Thank you for the praise
which was a bit hard to swallow. I'm a bit jittery, but thank you very much. This is very special for me because I, not only Mr. Savarkar as a national figure, but also because he had very close relationships with the Mangeshkar family, and Mr. Dinanath, Master Dinanath ji, was his close friend, and amongst the many films he produced and directed, he also did the play written by Veer Savarkar, and also participated in many intercaste functions or occasions where Mr. Savarkar's whole endeavor of removing the caste system from our society, much to the objections of his wife, and even Mr. Hridaynath sir also suffered for his song that he did in All India Radio called Sagara Pran Tadmadla, for which he was suspended, right? So it was a great task. It was a great difficult task for anybody who was associated with Mr. Savarkar, and Mangeshkar family has been very closely related to him. And I'm very grateful for this validation. And this is for everybody who has come in contact with Mr. Savarkar due to my movie and the great art and culture that has been the epitome of the Mangeshkar family. And this is a great honor for me. Thank you very much. दिल इसलिए कि अव्वल तो वो अभिनय ही नहीं करते। जब आपकी बोलने की बारी आती है, कैमरा शुरू होता है, तब आपको लगता है ये सामने खड़े अशोक सराफ नहीं, ये तो जिस कहानी की बात हो रही है उसका एक पात्र है जो आप खेल रहे हैं। इतना सब सोचने में कैमरा आगे निकल जाता है और आपका रिएक्शन लेट हो जाता है। और ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, मैं भुक्तभोगी हूं। कई साल पहले भीमसेन जी का सीरियल छोटी बड़ी बातें मैं लिखता था, स्क्रीन प्ले डायलॉग, और कुछ नॉन कंटिन्यूअस रोल्स करता था। जब 2-1 बार ऐसा हुआ तो हम एक सीन में तो होते थे लेकिन एक शॉट में कभी नहीं होते थे। 80 के दशक के इस महानायक, या जिन्हें कहा जाता था सम्राट अशोक, ने कॉमेडी फिल्म्स वेव के सृजन में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संक्षेप में कहें तो कुछ व्यक्तित्व ऐसे जाना जाता है। ये कहना उचित होगा कि मराठी फिल्म और स्टेज की पहचान है अशोक सराफ। फिल्म स्टेज उद्योग में 55 से अधिक वर्ष, 250 से अधिक मराठी फिल्में, 40 हिंदी फिल्में और कई सारे नाटक और टीवी सीरियल के दिग्गज अशोक सराफ हाल ही में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किए गए। और अब मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदीर्घ नाट्य चित्रपट सेवा के लिए श्री अशोक सराफ। आपसे संबोधन सुनना चाहेंगे। सुरू करायची आधी भीती वाटते थोडीशी. नमस्कार.
इतक्या आनंदाने आणि प्रेमाने तुम्ही इकडे जमला त्याबद्दल मी तुम्हा सर्वांचे आभार मानतो. स्टेजवरचे म्हणजे आपण काही कुठल्या गोष्टी बोलू वर्णनच करू शकत नाही, जसे थोर कलावंत बसलेले आहेत. यांच्या लाईनीत मीही बसलेलो आहे. हा माझ्या दृष्टीने एक मोठा सन्मान आहे, मोठा असं मला वाटतं. अनेक अवॉर्ड्स मिळाले आतापर्यंत, इतके की मला आता आठवत पण नाहीत आणि मोजता पण येत नाही असं झालेलं आहे. पण आजचं हे अवॉर्ड हे माझ्यासाठी फारच महत्त्वाचं आहे आणि फारच आनंदाचं असं म्हणजे आनंदाची म्हणजे परिसीमा झालेली आहे असं मला वाटतं. मी एक कलाकार आहे आणि एका असामान्य कलाकाराच्या नावानं मिळालं, एका असामान्य गायक कलाकाराच्या नावाने मास्टर दीनानाथ मंगेशकर यांच्या नावानं मिळालेलं मला हे अवॉर्ड एका असामान्य परिवाराकडून, मंगेशकर परिवाराकडून मिळतं आहे आणि एका मोठ्या असामान्य नटाच्या उपस्थितीत मिळतं आहे. हे सगळ्यात मोठी गोष्ट आहे माझ्यासाठी आणि हे मी कधीही विसरू शकणार नाही आणि हे माझ्यासाठी नेहमीच लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट राहील. हा माझा सन्मान आहे असं जरी वरवर वाटलं तरी हा माझा नाही आहे सन्मान, हा सगळ्या तुम्हा लोकांचा सन्मान आहे. कारण काय असतं, आर्टिस्ट करत असतो तो त्याच्या परीने करत असतो, वेगवेगळे प्रकार करून दाखवत असतो. पण हे जर तुम्हाला नाही आवडले, तुम्हाला जर नाही पटले तर त्याच्या करण्याचा काहीही फायदा नसतो किंवा उपयोगच होत नसतो त्याचा. तेव्हा मी हे केलेलं असतो की मी जे करत गेलो हे तुम्हाला आवडत गेलं, तुम्ही त्याबद्दल तुमच्या भावना व्यक्त केल्यात दरवेळेला माझ्याशी, याबद्दल मी आपला खरोखर मनोमन ऋणी आहे. हे माझ्या आयुष्यात कायम माझ्या लक्षात राहील, मी कधीही विसरू शकणार नाही. आज मी माननीय हृदयनाथजी मंगेशकर आणि त्यांच्या परिवाराचे मी आभार मानतो की त्यांनी मला या अवॉर्ड लायक समजलं. माझी एक इतक्या वर्षाची जी काही तोडकी मोडकी सेवा असेल ही त्यांनी समजून घेतली, त्याबद्दल मी त्यांचा अतिशय आभारी आहे. हे माझ्या कायम हृदयात राहील आणि मी कधी विसरू शकणार नाही. धन्यवाद. देवी और सज्जनों, इस अंतर्मुखी मितभाषी अभिनेता की ज़िंदगी कितनी दिलचस्प है, कितनी रोचक है, ये जानने के लिए इनकी जीवनी मी बहुरूपी ज़रूर पढ़ें. देवी और सज्जनों, किसी को कोई प्रतिष्ठित पुरस्कार तब मिलता है जब उसका कार्य, उसका करियर, उसकी कारकर्दगी, उसका जीवन खुद एक मिसाल हो. A prestigious award is conferred upon a person when his work is consistently out of the ordinary and his career is exemplary. But above all these, most of Mr. A.R. Rahman's daily routine work simply stands alone. ये कहना अतिशयोक्ति न होगी कि A.R. रहमान का रोज़मर्रा का काम भी देश को गर्व दिला जाता है, और वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर. देखिए, आप एक अकेले भारतीय हैं जिन्होंने 2 ऑस्कर अवार्ड्स, 1 बाफ्टा, 2 ग्रैमी अवार्ड्स, 6 नेशनल अवार्ड्स और 15 और 17 32 होते हैं ना फिल्म फेयर अवार्ड्स. आप सब ठीक से गिन रहे हैं ना? एंड में इसका टोटल पूछा जाएगा. आपको पद्म भूषण से भी नवाजा गया है. लेकिन सोने पर सुहागा ये कि इतनी विनम्रता कि इन
असाधारण पुरस्कारों की झलक भी नहीं दिखती. He might be internationally the most decorated Indian artist, but his self-effacing demeanor and his humility are disarming. Ladies and gentlemen, the Dinanath Mangeshkar Pradirgh Sangeet Seva Puraskar to Padma Bhushan. I'm sorry, there's no keyboard, but please. Good evening, everyone. Such a great honor. Being among you, this illustrious crowd here on stage, is so inspiring. Most of them, I grew up. My father, I think I told the story a long back. My father, when he was working in the film industry in the South, he used to get up facing Lata Mangeshkar ji's photograph. And so when I became a composer from the South, and the enormous love I got from you guys, that changed my life. And there's one thing I tell my family, my kids, that look at this family, the Mangeshkar's families. I think the dedication and their... today we need that. Today we need to celebrate the dedication of Lata ji, Asha ji, Hridaynath ji, and the whole family. I'm such a big fan. He keeps asking, what do you like of me? I said, everything. And so I am a student, and I learn from you, from your whole family. God bless you all. Great health, and keep doing this. My regards to Amit ji and everyone here. Before we proceed, इसे कहते हैं कि विनम्रता विरासत में मिली है. And now, ladies and gentlemen, the award of awards. Justification of this award. क्या है औचित्य? This is actually beyond a lifetime achievement award. And I dare say that it is indeed an award in the lifetime of a country. An award to an extraordinary contributor to the equity of a nation. देश के सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक माने जाने वाले इस पुरस्कार का औचित्य क्या है कि इस पुरस्कार का मानदंड क्या है. इसके लिए लता जी के कार्यकलाप का एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ. हर लाइव कॉन्सर्ट का आरंभ वो करती थी श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक से, इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे, कि जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुझे ब्रह्मांड के पश्चात तुझे निम्न स्तर की कोई आवश्यकता नहीं होगी. और उसके बाद, इस श्लोक के बाद,
लता जी उत्कृष्ट संगीत का वो सैलाब बहाती कि संगीत रसिकों की सांगीतिक ऊर्ध्व गति होती, उनकी रुचि का स्तर और बढ़ जाता। इसी तरह ये पुरस्कार उस व्यक्ति के लिए है जिसने अपने कार्य से, अपने व्यवसाय में उच्च मानक स्थापित किए हैं, सेट हायर स्टैंडर्ड्स, रुचि का स्तर ऊंचा किया है और समाज और देश को गर्व दिलाया है। ये अमिताभ बच्चन के लिए तालियां हैं, किसी कंडक्टर की नहीं चलेगी। लेकिन फिर भी मैं अमिताभ बच्चन की तारीफ नहीं करूंगा। पहले तो इसलिए कि उन्हें अपनी प्रशंसा सुनने में सच में संकोच होता है, वो असहज महसूस करते हैं। और दूसरे, उनके बारे में लिखते हुए सारे शब्द खर्च हो चुके हैं, सारे उपमा अलंकार खत्म हो चुके हैं। लेकिन मैं अमिताभ जी को बताना चाहूंगा कि वे अनजाने में गीता के एक प्रमुख श्लोक को सत्य सिद्ध कर रहे हैं। वो श्लोक है, यत् यत् आचरति श्रेष्ठः तत् तत् एव इतरः जनः यसत् यसत् प्रमाणम कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष के पग पग पर चलने का प्रयास साधारण मनुष्य करता है, और जो मानक श्रेष्ठ पुरुष स्थापित करते हैं, लोग वहां तक पहुंचने का प्रयत्न भर करते हैं। उनके और गुणों को तो कहां से हम गिनाएं। एक ही की बात कीजिए, जब से इन्होंने फिल्म उद्योग में अपने आप को स्थापित किया, हिंदी फिल्म उद्योग की घड़ियां सही चलने लगी। देवी और सज्जनों, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, हृदयनाथ जी, उषा जी, मंगेशकर परिवार के सभी सदस्य और प्रिय देवी और सज्जनों, आप सबको मेरा प्रणाम। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज का ये पुरस्कार मुझे समर्पित किया गया है। लेकिन जैसा कि अभी बताया गया, मैंने सदा अपने आप को इस योग्य नहीं समझा कि इस तरह का पुरस्कार मुझे मिले। हृदयनाथ जी ने बहुत प्रयत्न किया था कि आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ, और काफ़ी सालों से उनका ये प्रयत्न था। पिछले साल भी उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, और दृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ हृदयनाथ जी। पिछली बार तो मैंने बोल दिया कि मैं अस्वस्थ हूँ, इसलिए नहीं आ पाऊँगा। दरअसल मैं स्वस्थ था लेकिन आना नहीं चाहता था।
तो अब की साल मेरे पास कोई बहाना नहीं था, इसलिए मुझे स्वीकार करना पड़ा। कुछ बातें जो है मैं आपके साथ हिंदी में कर रहा हूँ। ऐसे ही एक कार्यक्रम में मैंने जब हिंदी में बोलना शुरू किया तो इधर ही जनता से आवाज़ आई, ये मराठी मराठी। तो मैंने हाथ जोड़ करके उनसे क्षमा मांग ली और कहा कि मराठी शिकत आए और बच गया। लेकिन ये जो वाक़या हुआ था इसको 10-12 साल हो गए हैं और अभी तक मैं मराठी नहीं सीख पाया। पहले समय नहीं मिलता था, अब वृद्धावस्था में थोड़ा सा समय मिल रहा है, इसलिए मैं प्रयत्नशील हूँ कि मराठी सीखूं। लता जी का स्नेह और प्यार मेरे परिवार पे और मुझ पर हमेशा रहा है और हमें जितना आदर सम्मान उन्होंने दिया है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। न जाने क्या ऐसी बात थी कि वो जब भी मुझसे मिलती थी या हमारे परिवार के सदस्यों से मिलती थी तो एक अलग तरह का उनका स्नेह और प्यार होता था। आपने देखा होगा कि पिछले वर्षों में कुछ हमारे जितने फिल्म जगत के कलाकार हैं वो विदेश जाते हैं मंच पर कार्यक्रम करने। उनका गीत होता है, गायन होता है, नृत्य होता है। शायद लोगों को पता नहीं कि इस तरह के कार्यक्रम मैं भी किया करता था और एक तरह से माना जाए तो इसकी शुरुआत जो है वो मुझे लता जी की देन मिली थी कि इसकी शुरुआत की जाए। ये शायद बहुत से लोगों को पता नहीं, 1981 की बात है। मैं न्यूयॉर्क में था और हमारे एक मित्र आए, कहा कि लता जी न्यूयॉर्क में हैं और वो आपसे मिलना चाहती हैं। तो मैं लता जी से मिलने गया। उन्होंने कहा, अमिताभ जी, मेरा यहाँ मंच पर एक कार्यक्रम है मैडिसन स्क्वायर गार्डन, जो कि बहुत ही विख्यात अमेरिका का एक स्टेडियम है। वहाँ पर एक हॉल है फेल्ट फोरम, यहाँ पर उनका कार्यक्रम होना था। उन्होंने कहा, यहाँ मैं चाहती हूँ कि आप 2 मिनट आकर के मेरी एक प्रस्तुति कर दें। लता जी का प्रस्तुति करना ये मेरे लिए समझ में नहीं आया है कैसे कह रही हैं, लेकिन क्योंकि वो लता मंगेशकर हैं इसलिए मैंने उनकी बात मान ली और मैंने कहा ठीक है लता जी, मैं आ जाऊँगा। जाने लगा तो फिर उन्होंने कहा, अमिताभ जी सुनिए, हमने सुना है कि अभी आपने अपनी एक फिल्म में गाना गाया है। अरे मैंने कहा, नहीं लता जी, वो देखिए वो हल्का फुल्का वो शादी ब्याह में नोक शोक होती रहती है, उस तरह का एक गाना था। हमारे निर्देशक ने हमको होली के दिन सुना और उन्होंने कहा कि इसको फिल्म में डालना है, तो वो उन्होंने डाल दिया। फिल्म का नाम था लावारिस, गाना था मेरे अंगने में। अब हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई क्योंकि हमने पहले कभी ऐसा किया नहीं था। लता जी ने आग्रह किया तो हम गए और बड़ी कठिनाई से हमने किसी तरह वो गाना वहाँ गा दिया। जनता में कुछ लोग जो थे वो ताली वाली बजा दिए, कुछ लोग खड़े होकर के नाचने लगे। जो हमारे मित्र थे उन्होंने ये देखा, उन्होंने कहा, भाई साहब अब हर साल आपका कार्यक्रम होगा अलग अलग देशों विदेशों में। और इस तरह ये कार्यक्रम शुरू हुआ। ये 80 के दशक की बात है, तो इसका श्रेय जो है ये लता जी को जाता है। तत्पश्चात लता जी के साथ मंच पर उपस्थित होने का सौभाग्य मैं कई बार मिला और कई बार उनके साथ एक परफॉर्मेंस भी था, वो भी किया। लता जी के बारे में कई बार हम लोग सोचते हैं क्या है, और एक बार मैंने अपने पूज्य बाबूजी से पूछा कि लता मंगेशकर के बारे में आप कुछ बताइए। उन्होंने केवल एक शब्द कहा, शहद की धार। मिठास उनके गायन में शहद की तरह, और क्योंकि शहद की जो लय है वो कभी टूटती नहीं, इसलिए उनका स्वर जो है
वो कभी टूटता नहीं। ये हैं लता मंगेशकर। मेरा हमेशा ऐसा मानना रहा है कि जब भी सही सुर लगता है तो हमारी आत्मा जो है वो परमात्मा से जुड़ जाती है। ये जो डोर है जो हमारी आत्माओं को परमात्मा के साथ जोड़ती है, ये है लता मंगेशकर जी का स्वर। जितनी बार उनके सुर को आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि उन्होंने आपकी आत्मा को परमात्मा से जोड़ दिया, एक ऐसी डोर से जो सदा झंकृत होती रहती है। इस उपलक्ष्य में मुझे लगा कि मुझे उनके बारे में थोड़ी सी कुछ और बातें कहनी चाहिए। तो हमारे एक मित्र हैं, उनसे मैंने कहा कि भाई साहब ऐसा कार्यक्रम है, हमको कुछ बोलना पड़ेगा, तो हम लोग मिल करके कुछ लिख सकते हैं क्या? तो उन्होंने और हमने मिल करके एक छोटी सी चंद शब्द लिखे हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो उसको मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा। तो ये जो शब्द है इसको एक शीर्षक भी दिया हुआ है और शीर्षक है आकाशाची सावली। आकाशाची सावली। काळच्या त्या ज्वलवंत वाळूवर अनवाणी चालत होतो मी, पुढच्या पावला पलीकडे पाहण्यास अक्षम। कारण काय की ते अशक्य होते, वेलच नव्हता। तेव्हा कार्ययच उद्देश होते आणि कार्ययच कर्म होते। हेतु काय, कर्तृत्व काय, सिद्धी काय, सगळे एकच होते। अशा प्रकारे आयुष्य जात असताना त्या रणरणत्या उन्हात आकाशाची एक सावली मला लाभली। त्या आकाशाचे नाव लता मंगेशकर। माझ्याकरिता लता दीदीचे स्वर हा संगीताचा परिचय होता, हीच संगीताची परिभाषा होती, हीच संगीताची व्याख्या होती। लता दीदी म्हणजेच संगीत आणि संगीत म्हणजेच लता दीदी। माझ्याकरिता समानार्थी शब्द आहेत दोन्ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आशाची सावली। हम मानते हैं कि आकाश जो है उसे हम ब्रह्मा कहते हैं और ब्रह्मा के बगल में माँ सरस्वती जो हैं वो विराजमान हैं। साक्षात सरस्वती का रूप लता मंगेशकर जी हमारे समक्ष थी, तो वो ब्रह्मा के बगल में बैठी हैं, विराजमान हैं, ब्रह्म के साया में बैठी हैं। यहीं से बना आकाशाची सावली। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच पर इतने बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं, अपने अपने काम में बहुत बहुत बड़े लोग, और मैं बहुत सबसे छोटी। मैंने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया कि मैं यहाँ बैठूं और आप लोगों से बात करूं। लेकिन आशा थी कि तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए उषा दी को बिठा दिया। ठीक है, मैं मेरा उसका काम नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत अच्छा बातें करती हैं, बोलती भी है, भाषण भी देती है। मुझसे वो नहीं होता है, मैं डरपोक हूँ बोलने में, सिर्फ बोलने में। लेकिन आज का जो समारोह हो रहा है, हुआ है, बहुत ही अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल को छूने वाला लगा। और ख़ास करके
अमिताभ जी, जिनको मेरे हाथ से एक पारितोषिक दिया गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया। मैं इतना ही कहूँगी उनके बारे में कि भारत रत्न लता दीनानाथ मंगेशकर वो थी स्वर सम्राज्ञी, और उसके नाम का ये संगीतमय पुरस्कार मेरे हाथ से भारत के, दुनिया के नट सम्राट को दिया गया। मुझे बहुत 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 खुशी हुई कि मेरे हाथ से हुआ। मैं बहुत उनके किरदार को चाहती हूँ, बहुत अच्छे अच्छे काम उन्होंने किए, इतने अच्छे अच्छे एक्टिंग के उनके विभाग देखे गए, बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मेरे नज़र में, आपकी नज़र में, सबकी नज़र में वो स्वर सम्राट हैं। और यहाँ बैठे हुए श्री AR रहमान जी, वो संगीत में बहुत ही आगे गए हैं और उन्होंने काफ़ी सारे पारितोषिक, काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं। उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि उनको इतने अवार्ड मिले हैं। तो जैसे समारंभ आज इस वक्त हुआ है, अगले साल भी ऐसा ही बड़ा समारंभ होगा और आप लोग सब आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है, और अच्छा ही होगा ऐसे मुझे लगता है। तो मैं सबके आभार मानती हूँ कि सब आए हैं और इन्होंने इस मंच पे आके हमारे पिताजी के पारितोषिक का स्वीकार किया है। मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। मैं सबको नमस्कार करती हूँ, क्योंकि मुझसे बहुत बड़े हैं सब। एक पंदी छोड़ के पंदी छोटी है, और ये बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, मुझे मालूम है, वो छोटी है। तो मैं सबको प्रणाम करती हूँ और आपकी आज्ञा लेती हूँ। Ladies and gentlemen, on behalf of Master Dinanath Mangeshkar Pratishthan, all the distinguished awardees for their valuable presence, Vibhavari Apte and musicians, Master Dinanath Mangeshkar Natyagriha Administration, Mr. Pawar and the administrative officer, Mrs. Pragna Haran Khedkar, for the stage backdrop and printing all the publicity material, Mrs. Buva, the senior police inspector and the Ville Parle police station for their cooperation, media representatives of print media and electronic media, Mr. Rutam Virkar, all the art lovers, and pleasantly interrupting, talking about them, our anchor Harish Bhimani. Please stay for an exquisite musical program, Shri Sharada Vishwa Mohini Lata Didi. Namaskar.